Hello students, welcome to S2 On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर का कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग अभी तक ना तो डाइजेशन पढ़े हैं ना अभी तक एब्जॉर्प्शन पढ़े हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट होगा, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जब हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद फूड का डाइजेशन कैसे होता है और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्या क्या पढ़ लिए हैं अभी तक? डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम पूरा पढ़ लिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या था? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए क्या आपको बता रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताए थे क्या क्या एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ और इंड्स एट एनस। तो माउथ टू एनस जितना स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है भाई, तो ये हम आप बात कर चुके थे किस चीज़ का? एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर का। सबका इंडिविजुअल फंक्शन बात किए थे कि माउथ के अंदर क्या होगा, टंग होगा, ओरल कैविटी के अंदर टंग होगा और क्या होगा, टीथ होगा। टीथ का क्या आपको डेंटल फॉर्मूला बताए थे? डेंटल फॉर्मूला परमानेंट टीथ का भी बताए थे, मतलब एडल्ट टीथ का भी बताए थे, और टेम्पोररी मिल्क टीथ का भी बताए थे। मिल्क टीथ का क्या था डेंटल फॉर्मूला? 2102, और डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का क्या बताए थे? 2123। 20 टीथ का और 32 टीथ का। इसके बाद हम लोग बात किए थे टंग। टंग का क्या काम है? फूड का मिक्सिंग करना। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, माउथ के अंदर होता है, फूड का मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। ये आपको हम बताए थे। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे कि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। बात किए थे स्टोमक का। स्टोमक में क्या बताए थे? 3 पार्ट होता है। कार्डियक, देख लीजिए स्टोमक का स्ट्रक्चर, ये रहा। फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट से जो खाना निकलता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट बताए थे? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में खाना का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन कंप्लीट हो गया ड्यूडेनम में, बाकी जेजुनम और इलियम में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद खाना कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से खाना क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो डेफिकेशन के थ्रू बाहर, जो वाटर और सर्टेन ड्रग्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी हम लोग आपको एब्जॉर्प्शन में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लिए कि एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या स्ट्रक्चर थे। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात किए थे हम। डाइजेस्टिव ग्लैंड में बताए थे आपको लीवर, सेलिब्री ग्लैंड। सेलिब्री ग्लैंड कितने थे? 3 पेयर, 3 पेयर्स ऑफ सेलिब्री ग्लैंड। कौन कौन से? सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जिसको क्या बोलते थे? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसके अलावा दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, पैरोटिड ग्लैंड के अलावा सबलिंगुअल ग्लैंड, जीभ के नीचे, टंग के नीचे होगा, क्या होगा? सबलिंगुअल ग्लैंड। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि ये 3 पेयर ऑफ सेलिब्री ग्लैंड जो है ये अपने सिक्रेशंस कहाँ देते हैं? बक्कल कैविटी में डालते हैं। ठीक है, तो 3 पेयर ऑफ सेलिब्री ग्लैंड क्या करेगा? सेलिब्री अमाइलेज सीक्रेट करेगा, जो मेन एंजाइम होता है उसका, सलाइवा का कंटेंट है ये। ठीक है, तो सेलिब्री अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। हम बात किए थे कि कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है? माउथ में। ठीक है, और कौन कराता है? सेलिब्री अमाइलेज। ये हम लोग बात कर चुके थे। चलिए, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग क्या बात किए थे? डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है सेलिब्री अमाइलेज, सेलिब्री ग्लैंड 3 पेयर। उसके बाद लीवर ग्लैंड है। ठीक है, लीवर से बाइल जूस निकलेगा, वो स्टोर और कंसंट्रेटेड कहाँ होता है? गॉल ब्लाडर में। तो गॉल ब्लाडर का फंक्शन क्या होगा? स्टोरिंग ऑफ बाइल जूस एंड कंसंट्रेटिंग ऑफ बाइल जूस। ये 2 फंक्शन बताए थे आपको। ठीक है, इसके अलावा पेनक्रियाज बताए थे। पेनक्रियाज ग्लैंड है, आपको पता होगा पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होता है। क्या होता है? मिक्स ग्लैंड होता है, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है इसमें और इंडोक्राइन पार्ट भी होता है, दोनों तरह के ग्लैंड होते हैं ये। ठीक है, तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है
वो रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूस। क्या रिलीज करता है? पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाज के, और वो एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी हम बताएंगे आपको कौन कौन से एंजाइम होते हैं, आज वही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। पैनक्रियाज के बाद हम लोग क्या बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, और वो जो है जूस इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सक्कस इंटेरिकस एक वर्ड लिखा हुआ है, वो किसके लिए लिखा हुआ है? इंटेस्टाइनल जूस के लिए। तो इंटेस्टाइनल जूस में जो भी पार्ट होगा वो क्या करेगा? फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो हम बताए थे फूड का मतलब क्या समझना है। फूड का मतलब समझना है क्या क्या, मेनली 3 चीज होगा फूड का मतलब। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी समझ सकते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, खाना खाए हम, चावल दाल सब्जी, ठीक है, उसमें घी डाल दिए, तो खाना खाए तो वो खाना जो है, चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दाल में क्या है? प्रोटीन, सब्जी में क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो खाना हम खाए, उस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है? वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो आपके खाने में स्टार्च है, ठीक है। अब इस स्टार्च का करना है डाइजेशन। क्या करना है? डाइजेशन। तो अभी हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? ये सब हटा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सारा डाइजेशन कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी सारे चीज का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। अब इस पे माउथ में सबसे पहले एंजाइम काम करेगा, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, जिसको कि क्या बोलते हैं? टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। तो ये सलाइवरी अमाइलेज इसको डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को, और डाइजेस्ट करके माल्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा? माल्टोज, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है। माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड, मतलब इसमें 2 शुगर हैं। आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हैं, तो बायोमोलिक्यूल में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है। तो मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, ओलिगोसेकेराइड मतलब 2 to 7 यूनिट, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड मतलब 10 से ज्यादा यूनिट। ये होता है ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है? क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अब इस माल्टोज को वापस डाइजेस्ट करना है। ये माल्टोज कहाँ पहुंच जाएगा? ये माल्टोज अभी क्या हुआ? माउथ में थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, जो बच गया 30%, तो 30% अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हुआ? माउथ में, ठीक है। अब उसके अलावा जो 70% बच गया, उसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ डाइजेशन होगा? ड्यूडेनम में। कहाँ होगा? ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में जाएगा ये माल्टोज और बाकी सारे स्टार्च। तो ड्यूडेनम में स्टार्च को वापस डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करके वापस माल्टोज कौन बनाएगा? ड्यूडेनम में होता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज। जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है? यहां पे हम एंजाइम लिख रहे हैं P.अमाइलेज। P मतलब पैनक्रियाज। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माल्टोज में, ठीक है। अब इस माल्टोज को भी और सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है। हम आपको बताए थे डाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो पाए, और ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उससे क्या बनाएंगे? ग्लूकोज से एटीपी बनाएंगे। मेन एम क्या है? ग्लूकोज बनाना, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? सबसे पहले पॉलीसेकेराइड लिए हम लोग, पॉलीसेकेराइड। अब इस पॉलीसेकेराइड पे एंजाइम काम किया, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। अब इस सलाइवरी अमाइलेज से क्या बन गया? माल्टोज, ठीक है। ये कहां हुआ? माउथ में। ये प्रोसेस कहां हुआ? माउथ में। यही काम अगर ड्यूडेनम में होगा तो वहां पे एंजाइम दूसरा होगा, पॉलीसेकेराइड
तो कौन तोड़ेगा यहाँ पे? पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा। कौन होगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। वो भी क्या करेगा? माल्टोज में कन्वर्ट करेगा इसको। अब ये भी माल्टोज बना दिया, ये भी माल्टोज बना दिया। अब माल्टोज से हमको क्या बनाना है? ग्लूकोज। माल्टोज से क्या बनाना है? ग्लूकोज। तो वो कैसे बनेगा? इस माल्टेज पे जो एंजाइम एक्ट करेगा उसका बात करते हैं हम। इस माल्टेज पे ड्यूडेनम में एंजाइम एक्ट करेगा और उस एंजाइम का नाम है, माल्टोज पे एक्ट करने वाले को, माल्टेज। माल्टोज को जो डाइजेस्ट करेगा उसका नाम क्या है? माल्टेज। ठीक है, तो ये माल्टेज इस माल्टोज को 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या हो जाएगा? माल्टोज हो जाएगा। यहां तक क्लियर आपको? तो फाइनली आगे क्या हुआ? ड्यूडेनम में ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से ड्यूडेनम से आगे बढ़ के जेजुनम से जाके क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जेजुनम में होता है। ठीक है, तो जेजुनम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब होके जाएगा ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज पहुंच गया, तो ब्लड से कहाँ जाएगा? ब्लड से बॉडी के हर एक सेल में जाएगा। यहाँ ब्लड वेसल होगा, यहाँ ब्लड वेसल होगा, सारे जगह ब्लड वेसल है। तो ब्लड से, ब्लड के थ्रू बॉडी के एक एक सेल को ग्लूकोज पहुंचा दिया जाएगा और वो सेल क्या करेगा? ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, एटीपी बनाएगा, अपना मेटाबॉलिज्म करेगा और सारा सेल इसी तरह से जिंदा रहेगा। सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ब्लड से। ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आएगा? डाइजेशन करके, एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, तो ये ग्लूकोज इस तरह से बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन समझ में आया आपको। अब करते हैं हम बात फैट के डाइजेशन की। डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो फैट जो होता है, फैट पे सबसे पहले कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइपेज। फैट का डाइजेशन सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है? स्टोमक में स्टार्ट होता है और वहां जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। तो फैट क्या किया? गैस्ट्रिक लाइपेज से इसको, फैट को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया। स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, इमल्सिफिकेशन भी होता है, साथ के साथ लाइपेज भी होता है। स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स से फिर वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्ट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ही फैट के डाइजेशन का इंड प्रोडक्ट है। ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन के थ्रू। ठीक है, तो ड्यूडेनम में स्पेशल लिम्फ वेसल होता है, लेक्टिल्स। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल, LACTEAL, लेक्टिल। ये क्या है? लिम्फ वेसल है और इसी के थ्रू फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल से क्या होता है? फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये चीज देखिए, एक बार लिम्फ वेसल का डायग्राम दिखाते हैं आपको। हाँ, ये ड्यूडेनम का हम आपको क्या बताए थे? विलाई और माइक्रोविलाई याद होगा आपको। तो विलाई और माइक्रोविलाई हम बोल रहे थे कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसका अंदर की ओर फोल्डेड है, इन्वेजिनेशन है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कितना टाइम्स? 20 टाइम्स। तो विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया इन द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है कौन? विलाई। अब इस भिलाई के अंदर जो ब्लड सप्लाई है और आर्टरी, ये देख रहे हैं आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा अगर आप, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है? लैक्टिल। ये लैक्टिल देखिए, ये पीला रंग का जो गया है लिम्फ वेसल, लाल रंग का क्या है? आर्टरी, ब्लू कलर का क्या है? वेन, और इन दोनों के बीच में ये क्या गया है? पीला कलर का, वो क्या है? लैक्टिल। यही आपका क्या है? लिम्फ वेसल। और इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू होता है फैट का एब्जॉर्प्शन। इसके थ्रू क्या होता है? फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट को पहले आप क्या कीजिए? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, वो कौन करता है? बाइल। ठीक है, तो बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो क्या करेगा? जैसे मान के चलिए, ऐसे समझिए उसको, मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है, मिट्टी का, उसको तोड़ेंगे तो उससे छोटा छोटा टुकड़ा में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरह फैट का बड़ा सा ड्रॉपलेट होगा,
उसको तोड़ेंगे तो छोटा छोटा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी बड़ा सा टुकड़ा को छोटे छोटे में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये इमल्सिफिकेशन आपको समझ में आया। इमल्सिफिकेशन होने के बाद उस पर एंजाइम कौन सा एक्ट करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज के अलावा ड्यूडेनम में पैनक्रिएटिक लाइपेज भी होता है। कौन सा लाइपेज होता है, पैनक्रिएटिक लाइपेज। पैनक्रियाज से भी एक एंजाइम आता है जो कि फैट का डाइजेशन करता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन से भी एक एंजाइम आता है लाइपेज, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, तो सब मिलके फैट का डाइजेशन करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लड से एब्जॉर्ब नहीं होता है, कहां से होता है, लैक्टिल से होता है। फाइनली पहुंचना उसको कहां है, ब्लड में ही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन किससे होता है, लैक्टिल से होता है। क्लियर यहां तक। तो डाइजेशन ऑफ फैट समझ में आया आपको, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो भी प्रोटीन आप खाए वो प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, बड़ा सा अमीनो एसिड का चेन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उस प्रोटीन को तोड़ना है तो सबसे पहले स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहां होता है, स्टोमक में। कहां होता है, स्टोमक में। तो सबसे पहले स्टोमक में प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन। कौन डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन। और क्या बना देता है, प्रोटियोज और पेप्टोन्स। प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। क्लियर है यहां तक। तो ये पेप्सिन कहां से आया, तो स्टोमक में आप जानते हैं स्टोमक में क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि स्टोमक एक एंजाइम रिलीज करता है, पेप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, पेप्सिनोजन। और इस पेप्सिनोजन को HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में। ठीक है, तो ये पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है ये, इनएक्टिव एंजाइम। और पेप्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव एंजाइम। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते जब खाना स्टोमक में पहुंचता है तो वहां गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है जो HCl होता है। HCl रिलीज होने के साथ ही वो पेप्सिनोजन भी रिलीज होता है। तो पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ये प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स क्या है, ऐसे समझिए, ये प्रोटीन का बड़ा पार्ट है तो इसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर ये 100 अमीनो एसिड से बना है तो ये 50 अमीनो एसिड से बना होगा, ये बात है। ठीक है, तो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रोटीन के सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब पेप्टोन और प्रोटियोजेज को और आगे तोड़ना है, क्योंकि हमको फाइनली क्या बनाना है, अमीनो एसिड। फाइनली क्या बनाना है, अमीनो एसिड। तो प्रोटियोज और पेप्टोन्स का ब्रेक डाउन करेंगे। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, स्टोमक में जितना प्रोटीन से प्रोटियोज और पेप्टोन्स बन पाया वो ठीक है, बाकी जो प्रोटीन बच गया वो, और जो प्रोटियोज और पेप्टोन बन गया था वो सारा कहां पहुंच जाएगा, ड्यूडेनम में। तो स्टोमक है, स्टोमक में क्या था, प्रोटीन आया था। इसके अलावा कुछ प्रोटीन को तोड़ के प्रोटियोज बना दिए और क्या बना दिए, पेप्टोन्स बना दिए। ठीक है, अब ये स्टोमक से ये सारा चीज कहां पहुंच गया, ड्यूडेनम में। कहां पहुंच गया, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में क्या होगा, इस पे एंजाइम काम करेंगे, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, प्रोटीन्स, इस पे एंजाइम काम करता है। वो मेन एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। और दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। और दूसरा एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। आपके एनसीईआरटी में ये तीनों एंजाइम लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये सारे एंजाइम का एक्टिव फॉर्म है। इस सारे एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म भी होता है। जैसे ट्रिप्सिन का होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन का क्या होता है,
ट्रिप्सिनोजन, तो उस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है, ये यहाँ हम लिख देते हैं, ये पैनक्रियाज से ट्रिप्सिनोजन एंजाइम निकलता है, ठीक है, और उसको इंटेरोकाइनेज, कौन है, इंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म, और ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म। क्लियर है। और एक बार ट्रिप्सिन बन गया तो वापस इस ट्रिप्सिनोजन को बना हुआ ट्रिप्सिन वापस इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये रिएक्शन भी हो सकता है, ट्रिप्सिनोजन इस पे ट्रिप्सिन काम करेगा एंजाइम, तो बना देगा ट्रिप्सिन, ये रिएक्शन होता है। तो फाइनली क्या होता है, ट्रिप्सिन बन गया। उसी तरह से काइमोट्रिप्सिनोजन, जैसे ट्रिप्सिनोजन था उसी तरह से क्या होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, और काइमोट्रिप्सिनोजन को भी वापस ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है, तो कौन करे, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है तो कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोज को तोड़ के क्या करते हैं, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, डाइपेप्टाइड्स डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स। तो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स का क्या मतलब है, मतलब 2 अमीनो एसिड से बना हुआ होगा तो डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड से बना हुआ होगा तो ट्राइपेप्टाइड। अब फाइनली हमको 1 अमीनो एसिड से बना हुआ स्ट्रक्चर चाहिए, 2 अमीनो एसिड या 3 अमीनो एसिड तो बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन से। तो हम क्या करेंगे, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और फाइनली हम अमीनो एसिड बनाएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां लिखते हैं हम डाइपेप्टाइड्स, यहां लिखते हैं ट्राइपेप्टाइड्स। ड्यूडेनम में ये सब होगा कहां, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को क्या करेगा, एंजाइम डाइपेप्टाइडेज, कौन सा एंजाइम, डाइपेप्टाइडेज या फिर ट्राइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज या फिर ट्राइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम किस पे काम करेगा, डाइपेप्टाइड्स पे, और ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम किस पे काम करेगा, ट्राइपेप्टाइड्स पे, और बना देगा क्या, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड। ये ट्राइपेप्टाइड है तो ये क्या बना देगा, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हुआ, आपका अमीनो एसिड बन गया। फाइनली क्या हुआ, अमीनो एसिड बन के तैयार हो गया। अब इस अमीनो एसिड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, इस अमीनो एसिड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा। अभी हम एब्जॉर्प्शन पे आ रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। यहां तक क्लियर हो गया आपको कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है। क्लियर यहां तक। अब थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड पर जो काम करता है एंजाइम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएज। न्यूक्लिक एसिड पर एंजाइम काम करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएज। अब इस न्यूक्लिएज से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स, और फिर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड जो बनता है उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। क्या एंजाइम का नाम है, न्यूक्लियोटाइडेज। फिर न्यूक्लियोसाइड पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोसाइडेज। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड को भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से स्मॉल सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके।
तो हम डाइजेशन ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इन सब चीज का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और कहां होगा। ठीक है, तो खाना खाए माउथ से गया बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में फाइनल डाइजेशन हो गया सब कुछ का। अब फाइनल डाइजेशन के बाद अब क्या बारी है, एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्ब होकर कहां जाना है, ब्लड में। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसको समझिए। ये आपके एनसीईआरटी का चार्ट है, ये हम जानबूझ के यहां बनाए क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है नीट में। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि माउथ में एब्जॉर्प्शन किस किस चीज का होता है। बोल रहा है सर्टेन ड्रग्स, तो जो भी जैसे आप टेबलेट खाते हैं, कोई टेबलेट खाए या फिर कोई सिरप पिए, कोस्कोपिन सिरप, कोडेक्स सिरप होता है, टोरेक्स होता है, ये सब सिरप पी लिए आप। ठीक है, तो ये जो आप सिरप पीते हैं तो वो क्या होता है, माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, पेट में नहीं जाता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, माउथ में ही हो जाता है। कोई टेबलेट खाए तो टेबलेट गल गया, माउथ में ही एब्जॉर्ब हो गया। माउथ में कहाँ से होगा, जीभ, आपका जो टंग है, टंग के नीचे क्या होता है, कैपिलरीज होता है, ब्लड वेसल होता है, और उस वहां से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसको बोलते हैं सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लिंगुअल मतलब लिंगुआ के नीचे, टंग के नीचे है तो सबलिंगुअल। ए सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग, ये समझ पा रहे हैं, लोअर साइड ऑफ द टंग, इसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम, तो ब्लड कैपिलरीज जो लोअर साइड ऑफ टंग में होता है, टंग के नीचे होता है, उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है सर्टेन ड्रग्स का। तो माउथ में आपको क्या याद रखना है, एब्जॉर्प्शन किसका होता है, सर्टेन ड्रग्स का, जो हम लोग टेबलेट सिरप वगैरह पीते हैं उसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्टोमक में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा। माउथ से खाना कहाँ चला गया, स्टोमक में। स्टोमक में काहे का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। तो जो स्टोमक में पानी पिए हम, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्टोमक से ही हो गया। ठीक है, जो कुछ पार्ट स्टोमक से हो गया। इसके अलावा सिंपल शुगर, सिंपल शुगर किसको बोलते हैं, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, ये सब क्या है, सिंपल शुगर है। तो सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, अल्कोहल। जो दारू पीते हैं तो दारू का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, मेनली स्टोमक से होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो तीन चीज याद रखना है स्टोमक में, कौन कौन सा, वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल। ये आपको क्या होता है कि नीट में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 4 लाइन लिखेंगे, चारों लाइन में आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा सेंटेंस गलत है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ऐसे बनाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल इटीसी टेक्स प्लेस इन माउथ, तो ये गलत हो जाएगा। टेक्स प्लेस इन क्या होना चाहिए, स्टोमक। तो ये पूरा सेंटेंस लिख के और टेक्स प्लेस इन में स्टोमक की जगह क्या लिख देगा, माउथ, या स्टोमक की जगह क्या लिख देगा, इंटेस्टाइन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सिंपल शुगर, वाटर और अल्कोहल का कहां होता है एब्जॉर्प्शन, स्टोमक में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से देखिए, मतलब प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन। मेन ऑर्गन जो है एब्जॉर्प्शन का वो क्या है, इंटेस्टाइन है। ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किस चीज का एब्जॉर्प्शन करना है, न्यूट्रिएंट्स का। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज, डाइजेशन सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बचेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सब क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। अभी हम आपको बताएं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके क्या बनाए, ग्लूकोज, फैट को ब्रेक डाउन करके क्या बताया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाए, अमाइनो एसिड। तो वही ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट से बना है और अमाइनो एसिड प्रोटीन से बना है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। तो ब्लड स्ट्रीम में बाकी सारे, लिम्फ में कौन, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लिम्फ में, लिम्फ से या ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्प्शन होगा, तो ब्लड स्ट्रीम से किसका होगा, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, फ्रक्टोज का, लेकिन लिम्फ से किसका होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो माउथ में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, ड्रग्स का। स्टोमक में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होगा अल्कोहल का, सिंपल शुगर का और वाटर का। इंटेस्टाइन में किसका होगा, सब चीज का।
फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। तो वाटर, सम मिनरल और ड्रग्स, ये तीन चीज याद रखना है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। मेनली वाटर का होता है, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो खाना आप खाए वो खाना पच गया कहाँ? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्ब भी कहाँ हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका सारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन अनडाइजेस्टेड फूड का तो डेफिकेशन होता है, और कुछ पानी, वाटर मोलिक्यूल, सम वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स, और इसके अलावा क्या है? मिनरल्स। तो इन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में। खाना का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। डाइजेस्टेड फूड हो या अनडाइजेस्टेड फूड हो, एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में फूड रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत बार लड़के गलत करके आ जाते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स आल्सो अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? तो माउथ में क्या हुआ, स्टोमक में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, ये सब क्लियर हो गया आपको। तो हम बात कर लिए डाइजेशन का, हम बात कर लिए एब्जॉर्प्शन का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आपको बताए थे कि क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए एक बार फिर से। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये पढ़ लिए। डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट पढ़ लिए, एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, स्टोमक में किसका होता है, इंटेस्टाइन में किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है। अब हमको क्या पढ़ना है? डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कितने डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में है। वह है जॉन्डिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, प्रोटीन एनर्जी, मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस होता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा। क्या होता है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है? इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। समझाते हैं क्या होता है। जैसे ये कोई इंसान है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा। क्या होगा? इसके अंदर ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड फ्लो करेगा इसके बॉडी के हर एक पार्ट में। ठीक, अब समझिए क्या हो रहा है कि लीवर क्या करता है? इसके पास जो ये राइट साइड है, राइट साइड में यहां पे लीवर होता है। ठीक है, इस लीवर का काम क्या है? लीवर क्या करता है? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। अब ये बिलीरुबिन क्या है इसको समझते हैं। आपको इतना पता होगा, आरबीसी होता है एक रेड ब्लड सेल, जो कि क्या होता है? बायकॉन्केव शेप का होता है, इस शेप का होता है। ठीक है, तो आरबीसी हो गया। आरबीसी का जब